डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे, मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, नीट को अपने टारगेट के तौर पे ले करके चल रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डीप कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक लेके आए हैं जो नीट वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है। टॉपिक का नाम आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि महान साइंटिस्ट अंकल न्यूटन ने मोशन के रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए 3 फंडामेंटल लॉज दिए हैं। ये लॉज उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। बाकी इस वक्त हम लोग कम टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में न्यूटन सेकेंड लॉ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस लॉ का जो न्यूमेरिकल अप्रोच है, इसका जो साइंटिफिक अप्रोच है वो बहुत ही बड़ा है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये लॉ बहुत अप्लाई होता है। ख़ासतौर से नीट के स्टूडेंट्स इस लॉ को अप्लाई करने में अक्सर वीकनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। हमने सोचा क्यों नहीं इस लॉ को इस तरह से क्लियर कर दिया जाए ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन बच्चों के सामने आए तो आसानी से उसको हैंडल कर सके और उसके राइट आंसर्स पे वो पहुंच सके। तो आइए देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। ये लॉ क्या कहता है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए क्या कहता है। ये कहता है कि जब किसी बॉडी पे हम बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी मोशन के काबिल हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। वो एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो अप्लाइड नेट फोर्स का डायरेक्शन है। In the language of English language, you can say, if an external unbalanced force is applied on a body, then an acceleration is produced at the same time in the same direction of the same nature. The acceleration so produced remains directly proportional to magnitude of the force applied and inversely proportional to mass of the object. कहने का मतलब ये हुआ कि एक बॉडी हमने लिया है, फॉर एग्जांपल ये एक कार है जो सड़क पे खड़ी है, जिसका मास फॉर एग्जांपल m है। अब बाहर से इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया, और इस फोर्स अप्लाई करने के बाद ये कार मोशन में आ जाती है और एक एक्सेलरेशन उसके अंदर डेवलप हो जाता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये जो फोर्स है और ये जो एक्सेलरेशन है, इन दोनों के बीच रिलेशन कुछ ऐसा होता है, acceleration remains directly proportional to applied force and remains inversely proportional to mass. इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो कह सकते हैं A depends on F by M and from here A will be equal to K times F by M. SI सिस्टम में K कांस्टेंट है। इन SI सिस्टम the value of k is to be 1. ऐसी हालत में ऊपर वाले इक्वेशन को अगर SI सिस्टम में लिखेंगे तो A इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा F बाई M, और यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लें तो हमको मिल जाएगा F इज इक्वल टू MA. नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अगर बॉडी का मास मालूम हो, इसका एक्सेलरेशन मालूम हो, तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि ये जो फोर्स यहाँ पे F से डिनोट किया जा रहा है, इस फोर्स में कई बातें शामिल हैं। एक तो ये कि ये नेट फोर्स है, दूसरी बात ये कि ये एक्सटर्नल फोर्स है। आप कहेंगे सर नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कि एक बॉडी हमारे पास है, ये बॉडी है जिसका मास m है, इस पे हमने 2 फोर्सेस अप्लाई कर दिए, एक का मैग्नीट्यूड F1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड F2 है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर F जो है रिजल्टेंट फोर्स है। अगर ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते तो यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं आता बल्कि प्लस का सिंबल
आता। तो यहाँ पे F शो कर रहा है नेट फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। दूसरी बात M जो क्वांटिटी आई है ये शो कर रहा है टोटल मास। कैसा मास? टोटल मास। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देखा जा सकता है। अब याद रखें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है। दूसरी बात एक्सेलरेशन का नेचर वही होता है जो नेट फोर्स का नेचर है। तीसरी बात ये कि एक्सेलरेशन उसी टाइम पे प्रोड्यूस हो जाता है जिस टाइम पे हमने फोर्स अप्लाई किया है। अब ये वाला जो हमारा इक्वेशन है इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में भी हम लोग ला सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m टाइम्स एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा आ गया mv माइनस mu अपॉन t। mv फाइनल मोमेंटम, mu इनिशियल मोमेंटम, दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसलिए न्यूटन सेकेंड लॉ को बहुत सारे ऑथर्स और बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ से भी एक्सप्लेन कर देते हैं और वो कहते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सिंबॉलिक वे में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इस तरह से भी लिख सकते हैं या कभी कभी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं dP अपॉन dt। ये फॉर्मूला एवरेज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए होगा और ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है ये इंस्टेंटेनियस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई होगा। किसी भी टाइम पर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स अगर निकालना हो तो उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप बच्चों के ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ होगा। आई होप के इस टॉपिक को आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में और नीट के आने वाले थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन अप्लाई इट टू ब्रिंग द राइट ऑप्शंस। वेरी गुड, बाय बाय, टाटा।